समताप रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है। समान रेखा मानचित्र का समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली मानचित्र रेखा आइसोबार कहलाती है। समताप रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र समान रेखाचित्र का उदाहरण है। आर्थिक भूगोल निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में निर्धन कष्ट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बी. रूस। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार रूस विश्व में ईंधन कष्ट का सबसे बड़ा उत्पादक है। दिल्ली से टोक्यो तक की उड़ान में निम्नलिखित अवतरण हवाई पतन आते हैं। बैंकॉक, हनोई, हांगकांग, ताइपे। दिल्ली से टोक्यो तक की उड़ान में अवतरण का सही अनुक्रम होता है हांगकांग थाईलैंड, हनोई वियतनाम, हांगकांग एवं ताइपे ताइवान। मुंबई से कहाँ कहाँ जाने के लिए सवेज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा? सवेज नहर का निर्माण सुएज के स्थान खंड को काट कर ही बनाया गया है। इस नगर से सवेज नहर की शुरुआत होती है, अतः सुएज जाने के लिए सुएज नहर से नहीं गुजरना पड़ेगा। अन्य स्थलों जैसे अलेक्जेंड्रिया, पोर्ट साइद तथा बेनगाजी जाने के लिए सवेज नहर से होकर जाना पड़ेगा। मानव भूगोल एवं मानचित्र वाले विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? तथा 40 डिग्री एन। प्रस्तुत प्रश्न के हल के लिए विश्व के मानचित्र पर ध्यान दे जो आप पाएंगे कि 20 डिग्री एन एवं 40 डिग्री एन के मध्य ही विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र चीन, भारत, उत्तरी अमेरिका के देश तथा दक्षिणी यूरोप स्थित है। इसी क्षेत्र में विश्व की लगभग 59 जनसंख्या निवास करती है। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में दर्शाई गई नदी है साल्विन। दिए गए चित्र में प्रवाहित होने वाली नदी साल्विन है, जो म्यांमार के पूर्वी भाग से प्रवाहित होती है। साल्विन नदी पठार के टांगहाल श्रेणी में निकलती है। यह नदी पश्चिम चीन में नू नदी के रूप में तथा पूर्वी म्यांमार एवं थाईलैंड की सीमा से होकर होते हुए मर्दबान की खाड़ी अंडमान सागर में गिरती है। सल्विन नदी की लंबाई 2810 किमी है। ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र हुई कपाल अवस्थित छूट-फूट केश और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। मंगोलायड जनों से मंगोलायड लोग उत्तरी पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में रहते हैं। इस प्रजाति के लोगों का रंग पीला होता है। इसके शरीर पर बालों की कमी होती है और बाल सीधे होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता इनकी खुली आंखों का होना है। निम्नलिखित आकृति में दिए गए भूगोलीय विवरणों पर विचार कीजिए। उपयुक्त आकृति में ए द्वारा अंकित बिंदु किसी महाद्वीप में स्थित देश को व्यक्त करता है।
यूरोप उपयुक्त आकृति में दिए गए भौगोलिक विवरण में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 51 डिग्री अक्षांश के बीच तथा 5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 6 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित बिंदु ए यूरोप महाद्वीप में स्थित देश को दर्शा रहा है। जनसंख्या एवं नागरिक सन 1991 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दरों के विषय में निम्नलिखित राज्यों की अवरोही क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? बी केरल, मिजोरम, गोवा, नागालैंड। प्रश्नगत राज्यों की महिला साक्षरता दर प्रतिशत में निम्नतम है कि राज्य 1991, 1911 केरल 86.1, 92.1, मिजोरम 78.6, 79.3, गोवा 67.1 और 84.7, नागालैंड 54.75, 76.1। उद्यतन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात कम हो रहा है। प्रश्नगत के दौरान विकल्प ए सही उत्तर तथा किंतु जनगणना 2001 से 2011 के दौरान स्त्री पुरुष अनुपात लिंगानुपात में 10 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था नागरिकता मूल अधिकार मूल कर्तव्य राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसकी समस्त नागरिक को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब से व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मप्रेरित करते हैं। एक्स का अर्थ है 26 नवंबर 1949 ईस्वी। यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है जिस पर 26 नवंबर 1949 की तिथि अंकित है। इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान के पारित होने का प्रस्ताव पारित किया गया था। संविधान सभा द्वारा पारित किए जाने के साथ ही संविधान के कुछ उपबंध नागरिकता निर्वाचन अंतरिम संसद आदि लागू हो गए थे। शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 से प्रवर्तन में आए। नीचे वाक्यांश दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। आर्थिक सार्वभौमवाद के प्रादुर्भाव का यह अर्थ नहीं है कि समाजवादी विचारधारा का पतन हो जाए। समाजवादी विचारधारा विश्ववाद और सार्वभौमवाद में विश्वास करती है। ऊपर के दोनों वाक्यांशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए सही व्याख्या नहीं करता है। आर्थिक सार्वभौमवाद के प्रादुर्भाव का यह अर्थ नहीं है कि समाजवादी विचारधारा का पतन हो जाएगा। समाजवादी विचारधारा विश्ववाद एवं सार्वभौमवाद में विश्वास करती है। अतः ए तथा और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। संघ और एवं राज्य की कार्यपालिका आपात उपबंधन है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचन सदस्य के वोटों
की संख्या उस राज्य की जनसंख्या में विधानसभा के कुल निर्वाचन सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के एक राज्य के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 ईस्वी में जनसंख्या से तात्पर्य किसी वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। वर्ष 1971 ईस्वी जनगणना भारत में निचले विधायिका सदनों लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक 10 वर्षीय जनगणना के बाद संसद द्वारा गठित परिसीमन आयोग करता है। अंतिम बार सन 1974 ईस्वी में पेरिसीन आयोग ने 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन किया था। बाद में 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा यह निश्चित कर दिया गया कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की सीटों की जनसंख्या सन 2001 तक 1971 की जनगणना के आधार पर ही निर्धारित होगी। वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना के आधार पर परिसीमन को 2026 तक के लिए रोक दिया गया है। विधानमंडल मंत्रिपरिषद भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। निम्नलिखित कोटों में से सही उत्तर चुनिए। 1 और 2 दोनों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में यह उपबंधित करता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर होगा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी संसद का सदस्य नहीं होता है। उस देश में अनुपातिक प्रतिबंध आवश्यक नहीं है जहाँ दलीय प्रणाली विकसित हुई है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का लक्ष्य समाज के हर हित एवं समूहों को समुचित प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराना होता है। इस प्रणाली को मूल उद्देश्य राज्यों के सभी राजनीतिक दलों के हितों का ध्यान रखना एवं उन्हें न्याय प्रदान करना है, जिससे प्रत्येक दल की व्यवस्थापिका में अनुपातिका दृष्टि से लगभग उतना प्रतिनिधित्व आवश्यक प्राप्त हो सके जितना कि न्यूनतम उस वर्ग के लिए युक्त संगत हो। अतः जिस देश में द्विदलीय प्रणाली विकसित है वहाँ अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य के 1996 ईस्वी में माता पिता का भरण पोषण आज्ञा पालन करने वाला विधेयक पारित किया? हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 1996 में माता पिता का भरण पोषण आज्ञा पालन करने वाला विधेयक पारित किया। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन एम और आर दूसरे को कारण आर कहा गया है। संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 30% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% का महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। संसद और राज्य विधानमंडलों में कुछ विशेष वर्गों हेतु स्थानों
के आरक्षण के लिए भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 334 तक प्रावधान किए गए हैं। यदि महिलाओं के लिए भी इसी भांति स्थान आरक्षित करना है तो इस भाग में संशोधन आवश्यक करना पड़ेगा। अतः कथन एक गलत है, दूसरी ओर कारण आर सही है, क्योंकि उदाहरण के रूप में असम गण परिषद एक ऐसा राजनीतिक दल है जो अपने सभी प्रत्याशियों में 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखता है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। भारत का प्रधानमंत्री अथवा भारत मंत्री दोनों ही सदनों में अपने मंत्रालय के संबंध में व्याख्यान देते हैं तथा उनका किसी भी सदन का सदस्य होना पर्याप्त है। उदाहरणार्थ वेद गौड़ा एवं गुजराल। हाँ, किसी सरकार के विरुद्ध अविश्वास मत केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, जिससे केवल उसके सदस्य ही मत दे सकते हैं। न्याय व्यवस्था संघ एवं राज्य निर्देश नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अवधारणासूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कूट है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन बी सही है। ई और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था यूनाइटेड स्टेट में। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। भारतीय संविधान में लोकहितवाद का सामान्य नियम यह है कि अनुच्छेद 226 में निम्नलिखित उपचारों के लिए वही व्यक्ति आवेदन दे सकता है जिसके विधिक अधिकारों को राज्य या किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, किंतु अपने हाल के निर्णयों में उच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि समाज का कोई भी व्यक्तित्व या संघ ही किसी ऐसे व्यक्ति या वर्ग के विधिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध उपचार के लिए आवेदन दे सकता है जो अपने निर्धारण या अन्य किसी कारण से न्यायालय में जाने में असमर्थ है, बशर्ते कि उसका उसमें पर्याप्त हित न हो। निर्वाचन आयोग राजभाषा दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी
राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, लोकसभा के चुनाव के लिए सूचीबद्धति की, लोकसभा के चुनाव के सरकार निधियान की, लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थ पर प्रतिबंध की, अवसर ही सही है। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, कब्जा किए गए मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराया जाएगा, सीटों के आरक्षण हेतु चक्रानुक्रम पद्धति अपनाई जाए, चुनाव से संबंधित याचिकाओं पर शीघ्र निस्तारण किया जाए, मतदान इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा करवाया जाए, रिक्त हुए स्थानों के लिए 6 माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य किया जाए, मतदाताओं को परिचय पत्र उपलब्ध कराया जाए, पंचायती राज व्यवस्था एवं संवैधानिक संशोधन अनुसूची, संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा यदि इनकी 2 से अधिक संतान हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार उपर्युक्त प्रश्नों के चारों उत्तर विकल्प ए का प्रावधान अनुच्छेद 243 तक 3 में है, बी का प्रावधान अनुच्छेद 243 झ 1 में है और डी का प्रावधान अनुच्छेद 243 अंग 3 में है। केवल सी विकल्प 73वें संविधान में नहीं है। सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा, सर्वोच्च न्यायालय के जज, संविधान और विधि के मर्यादा बनाए रखना, संसद सदस्य, कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन, संघ के मंत्री, सूचना की गोपनीयता। उपयुक्त सूची का उल्लेख भारतीय संविधान के 3री अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के शपथ का विवरण है जो निम्न है। संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा, संसद सदस्य कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन, सर्वोच्च न्यायालय का जज संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखना, अर्थव्यवस्था, आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय बजट। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 राष्ट्रीय महिला कोष, निर्धन महिलाओं की ऋण संबंधित आवश्यकता, महिला समृद्धि योजना, ग्रामीण महिलाओं के बचत को प्रोत्साहन देना, इंदिरा महिला योजना, महिलाओं की सशक्ति संपन्नता, महिला समाख्या योजना, महिला समानता के लिए शिक्षा, महिलाओं की समृद्धि योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 को की गई थी। महिलाएं समृद्धि योजना को ग्रामीण महिलाओं में बचत को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। राष्ट्रीय महिला कोष का मुख्य
उद्देश्य निर्धन महिलाओं की ऋण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इसकी स्थापना 1992 से 93 ईस्वी में की गई थी। महिलाओं समाख्या योजना का उद्देश्य महिला समानता हेतु शिक्षा प्रदान करना। इंदिरा महिला योजना का उद्देश्य महिला को सशक्त संपन्नता प्रदान करना था। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आता है। साक्षरता दर जन्म के समय वायु संभावित तथा वास्तविकता कार्य शक्ति पर प्रति व्यक्ति संकल्प राष्ट्रीय उत्पादन प्रश्नकाल के दौरान मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 3 मानकों को सम्मिलित किया जाता था, जो इस प्रकार है। साक्षरता दर जन्म के समय वायु संभावितता तथा वास्तविक कार्य शक्ति पर प्रति व्यक्ति संकल्प राष्ट्रीय उत्पादन वर्ष 2010 के बाद मानव विकास सूचकांक के समापन की नई प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके अंतर्गत सम्मिलित 3 मानक इस प्रकार हैं। साक्षरता दर, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य एवं प्रति व्यक्ति संकल्प राष्ट्रीय एम। निम्नलिखित में से क्या क्या गौर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? सब्सिडी ब्याज भुगतान रक्षा व्यय पिछली योजना में निर्मित आधारित संरचना का अनुसरण व्यय भारत सरकार के सभी व्ययों में गैर योजनागत व्यय सर्वाधिक होता है। गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सब्सिडी ब्याज भुगतान रक्षा व्यय तथा पिछली योजना में निर्मित आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय राज्यों को केंद्र द्वारा दिया गया उधार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकरणों को दिया गया उधार, विदेशी सरकारों को दिया गया उधार, पेंशन, राज्यों के ऋण को माफी, राज्य एवं विदेशी सरकारों को दिया गया अनुदान इत्यादि आते हैं। सरकार का बजट 2017 से 18 से योजनागत व्यय एवं गैर योजनागत व्यय को समाप्त कर उसकी जगह पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के रूप में इसे वर्गीकृत किया जाता है। सन 1992 में विनिर्माण क्षेत्र के संकल्प पर्यावरण में भारत के लघु उद्योग क्षेत्र का अंशदान किस अंशदान सन 1992 में विनिर्माण क्षेत्रों के संकल्प पर्यावरण में भारत के लघु उद्योग क्षेत्रों का अंशदान किस कोटि में आता है? 40%। भारत में कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योगों की हिस्सेदारी लगभग 40% के बराबर रहा है, जबकि कुल निर्यातों में लघु उद्योगों की हिस्सेदारी लगभग 34% रही है। जुलाई 1991 में औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद सरकार ने 6 अगस्त 1991 ईस्वी को एक नई लघु औद्योगिक नीति को लागू किया है। इस नीति के अंतर्गत अति लघु इकाइयों में पूंजी निवेश सीमा 2 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए कर दी गई थी। पुनः आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों पर सरकार ने यह सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 2020 से सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यमी का वर्गीकरण नए रूप में किया गया है। सूक्ष्म 1, 5, लघु 10, 50, मध्यम 50, 250।
राष्ट्रीय आय, बाजार मूल्य मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन, बाजार मूल्यों पर निवल उद्देश्य ये उत्पादन है, उत्पादक लागत पर निवल देशीय उत्पादक है। ऑप्शन बी राष्ट्रीय आयात आयात करने के लिए बाजार मूल्य पर अंकलित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों कुल अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी को घटाना होता है। इस प्रकार से अज्ञात मूल्य ही साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक अथवा राष्ट्रीय आय ये कहलाता है। भारत सरकार के किस वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर एमएटी का समावेश किया गया था? 1986 से 97। भारत सरकार के 1996 से 97 वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर का समावेश किया गया था। ऐसी कंपनियां जिनका निव्वल लाभ तो धनात्मक हो किंतु अवमूल्यन छूटों या रियायतों का लाभ उठाने के बाद उनकी निव्वल कर अदायगी शून्य हो जाए पर न्यूनतम कर आरोपित किया गया था। छठी एवं आठवीं पांचवी पंचवर्षीय योजना क्रमशः सन 1980 तथा सन 1992 से 97 की अवधि की थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1985 से 90। सातवीं पंचवर्षीय योजना का समय 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 ईस्वी तक था। इसी के बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1990 से शुरू होने वाली थी। केंद्र में 2 वर्षों में राजनीतिक परिवर्तन के कारण समय पर प्रारंभ नहीं किया जा सकी प्रारंभ नहीं की जा सकी। इस प्रकार आठवीं पंचवर्षीय योजना का समय 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 ईस्वी तक था।